हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और दिस इज क्लास 2 रिवीजन क्लास जो है आपके DSSB PRT 2022 के लिए। ठीक है, इन रिवीजन क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रही हूँ जो आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं या फिर जो रिपीट हो रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है लेसन प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB के पेपर्स में। प्लस इसके साथ ये करा रही हूँ अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग। देखो, ये अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग में मैं 2-3 अप्रोच कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे KVS वालों के एग्जाम में तो आई चुकी हैं ये अप्रोचेस, हो सकता है DSSB PRT में भी आपको देखने को मिले। सो ये अप्रोचेस भी आपको बताऊंगी, जिसमें हर्बर्ट की एक अप्रोच है, ग्लोवर की अप्रोच है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान से देखिएगा। ओके, इसमें जस्ट ये नहीं है कि सिर्फ लेसन प्लानिंग क्या होती है, बल्कि मैं अप्रोचेस भी कराऊंगी आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना, फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैडम ये टॉपिक आ गया था और ये तो हुआ नहीं था, इस तरह से मत बोलना। ओके, सो और एक और चीज बता दूं कि मैं ये थोड़े से शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, ज्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ। जो आपकी KVS पेडागोजी सीरीज है ना, उसको कंटिन्यू करूंगी इसके बाद जब आपका DSSB एग्जाम होगा, तो उसमें इन चीजों को और इलेबोरेट करके और नोट्स के साथ प्रोवाइड करूंगी। अभी फिलहाल जो है, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, आप फटाफट से अपनी नोट मेकिंग कर लो, ताकि आप जब बाद में जाओ तो उससे पहले थोड़ा रिविजन भी आपका हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिनको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेगी। सो भाई लेसन प्लानिंग होती क्या है, हम सभी को पता है, हम सब ने लेसन प्लानिंग की होगी। अगर आपने टीचिंग का कोई भी कोर्स किया है, आपने डाइट की है, BEd किया है, कुछ भी किया है, टीचिंग का प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो आप सभी ने लेसन प्लानिंग का नाम सुना होगा। ऑब्वियसली इससे पहले यूनिट प्लानिंग आती है, लेकिन उससे आज मैं उसकी यूनिट प्लानिंग की बात नहीं करूंगी, सिर्फ हम लेसन प्लानिंग की बात करेंगे। सबको पता है यूनिट प्लानिंग क्या होती है, लेकिन लेसन प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उस पर क्वेश्चन आते हैं बार बार। ठीक है, लेसन ये तो खैर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लेसन प्लानिंग होती है। हर किसी फिलोसोफर ने, थिंकर ने या फिर साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी लेसन प्लानिंग की डेफिनेशंस दी है। जरा इस डेफिनेशन को ध्यान से रखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इट इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन। ये वास्तव में एक कार्य योजना है, भाई पाठ योजना है ना, हिंदी मीडियम वाले देखिए पाठ योजना। तो लेसन प्लानिंग का मतलब होता है पाठ की योजना। एक पाठ की जब आप प्लानिंग करते हो, वो 1 हफ्ते की भी हो सकती है, यानी कि 7 दिन की भी हो सकती है, 5 दिन की भी हो सकती है, 4 दिन की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेसन, कि लेसन कैसा है, या जो है आप पढ़ाने वाले हैं तो उसमें आप कितनी एक्टिविटीज ले रहे हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, इन सब पर डिपेंड करता है कि आपकी लेसन प्लानिंग कितने दिन की होगी, है ना। कई बार एक लेसन हमारा 3 दिन में निपट जाता है, कई बार 7 दिन में भी नहीं निपटता, ऐसी चीजें भी होती हैं। सो एक प्लान ऑफ एक्शन है, एक कार्य योजना है, क्योंकि हमें एक कार्य करना है, उसके लिए योजना तैयार करना। इट इज देयरफॉर इंक्लूड्स द वर्किंग फिलोसफी ऑफ द टीचर। भाई टीचर का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लेसन प्लानिंग टीचर ही करते हैं। देखो, यूनिट प्लानिंग भी है टीचर ही करते हैं, लेकिन इससे पहले की चीजें होती है, करिकुलम डिसाइड करना, सिलेबस डिसाइड करना, ये सब हाई लेवल पर हो जाता है। तो यहाँ पर मेन काम जो टीचर का होता है, वो फोकस उसका लेसन प्लानिंग पर होता है। और लेसन प्लानिंग के लिए टीचर्स अलग से डायरी भी लिखते हैं। तो उनके ज्ञान का दर्शन, बेसिकली उनकी फिलोसफी ऑफ द टीचर, हर नॉलेज ऑफ फिलोसफी, उसको कितनी अच्छी समझ है, और उस समझ के साथ साथ वो कितनी अच्छी तरह से उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, किस तरह से अपने कार्य में शामिल करेगा। हर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर प्यूपल्स, वो कितना अपने बच्चों को जानता है। हर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन, और जो पढ़ाने वाला है, जो भी लेसन पढ़ाने वाला है, उसके पीछे हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या है। हर नॉलेज ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट एंड हर एबिलिटी टू यूटिलाइज इफेक्टिव मेथड्स। तो इस पूरी डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इनको ऑप्शन में देकर भी आ सकता है आपके सामने। ओके, थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ पर क्योंकि रिविजन क्लासेस इसीलिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अंडरलाइन कर लो, इन्हें चाहो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये चीजें भी आपको ऑप्शंस में मिल जाती हैं कई बार कि भाई अच्छा ये बताओ कि लेसन प्लानिंग में टीचर क्या क्या यूज करता है, उसका कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, उसकी नॉलेज मटेरियल के बारे में, उसकी एबिलिटी, तो किस तरह से इफेक्टिव मेथड्स को यूज कर सकता है। तो बेसिकली जब आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल टीचिंग करते हैं ना, तो लेसन प्लानिंग में आप कितना कुछ डाल सकते हैं, वो आपकी टीचिंग स्टाइल पर, आपकी नॉलेज पर, आपके पढ़ाने की इच्छा पर, और आप किस तरह से हर मेथड को इफेक्टिवली यूज करते हो, इस पर डिपेंड करता है। ओके, सो लेसन प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो उससे, अगर आप रैंडमली क्लास में जाते हो बिना प्लानिंग के, तो आप देखो क्या हाल होगा क्लास का। वहां पे कुछ आपको ये नहीं पता चलेगा क्या पढ़ाना है, किस तरह के बच्चे आपके पास हैं, आप कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, तो आप रैंडमली जाके उठा के बढ़ा दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ना वो टीचिंग अच्छी होगी, ना वो लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लानिंग। ओके, अब देखो, क्योंकि आपके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं,
आपके क्वेश्चंस में मेरिट्स आ जाती है, डिमेरिट्स आ जाती है, लेसन प्लानिंग के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं। इवन लेसन प्लानिंग के गुण दोष तो कोई नहीं होते, गुण ही होते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको कराऊंगी, कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं। अब ये सिर्फ इंग्लिश में लिखे हैं, सॉरी गाइस हिंदी वाले बच्चे, मैं आपको इंग्लिश हिंदी में समझा दूंगी, लेकिन आप लोग इनको पढ़ लो, इसके मतलब गेट थ्रू हो जाओ एक बार इसके कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं। ये पॉइंटर्स मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आपके पेपर्स में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें ऐसे ऐसे पॉइंटर्स आ रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, एक बार थोड़ा रीडिंग ले लेना। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की, हम क्यों करते हैं लेसन प्लानिंग। तो पहली है, थ्रू द लेसन प्लानिंग द टीचर अकम्प्लिशेस द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहली बात कि कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि हमारे शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं। मैं सब कुछ आपको हिंदी में समझा रही हूँ। टीचिंग उद्देश्य मतलब शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए जो है टीचर्स लेसन प्लानिंग करते हैं। लेसन प्लानिंग हेल्प द टीचर टू ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमाइज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि आप प्लानिंग करके जाएंगे तो आपकी जो प्रोसेस होगा वो पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मतलब संगठित हो जाएगा और सिस्टमैटिक हो जाएगा। ठीक है, संगठित हो जाएगा एक तरह से कि आपको पता है कि पहले हमें ये कराना है, फिर ये कराना है, फिर ये कराना है, इसमें इतना टाइम देना है, इसमें इतना टाइम देना है, तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। इट असेस द नोवाइस, यानी कि बिगिनर्स, जो बिगिनिंग टीचर्स होते हैं ना, फ्रॉम गेटिंग नर्वस और इरिटेटेड ड्यूरिंग द डिलीवरेशन ऑफ द लेसन। कई बार क्या होता है कि जो नए नए टीचर्स होते हैं, जैसे आप भी होंगे, कई बार हम पजल हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है, हम बिगिनर्स को हेल्प करता है कि हम नर्वस ना हो और जल्दी से इरिटेटेड भी ना हो। It helps in establishing a link or relationship between the old knowledge acquired by the students with the new knowledge। और क्योंकि लेसन प्लानिंग आप करके जाते हो तो इसमें हम प्रीवियस नॉलेज भी चेक करते हैं, आप सभी को पता है, तो दोनों के बीच लिंक भी बन जाता है। लेसन प्लानिंग हेल्प द टीचर टू मेक द लेसन मोर इंटरेस्टिंग। लेसन प्लानिंग से आप ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, क्योंकि आप पहले से प्लान कर रहे हो, तो आपको ये पता होता है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इंटरेस्टिंग बनाएगी, ये वाला टीचिंग एड हम यूज करेंगे, तो इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड इन्फॉर्मेटिव therefore by making the interaction inside the class more lively और active। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बच्चे ज्यादा लाइवली होंगे, मतलब लाइवली पार्टिसिपेट करेंगे और ज्यादा सक्रिय भी होंगे, यानी कि वो एक्टिव होंगे। ओके, और देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ द टीचर। तो जो दिमागी और जो भावनात्मक बैलेंस होता है टीचर का, वो भी बनेगा क्योंकि वो प्लानिंग करके जा रहा है। शी कैन अवॉइड नीडलेस रिपीटेशंस। हम कई बार क्या करते हैं ना, जब हम बिना प्रिपेयर होके जाते हैं, सब लोग करते हैं, कई बार तो हम बिना प्रिपरेशन क्लास में चले जाते हैं। इवन मेरे 7 साल के टीचिंग करियर में मुझे भी कई बार ऐसा लगा है कि मैं कई बार बिना प्रिपेयर होके चली जाती हूँ। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, तो हम रिपीटेशंस बहुत करते हैं, क्योंकि हम उस एक चीज पर अटक जाते हैं, फिर हमें ये नहीं पता चलता कि हम आगे क्या करवाने वाले हैं, तो हम रिपीट पे रिपीट करे जाते हैं उसी चैप्टर को, उसी चीज को। तो आप इससे बच सकते हैं अगर आप लेसन प्लानिंग करते हैं। The teacher with the help of lesson planning can prepare important questions and illustrations of the lesson। वो लेसन में जो important questions होती हैं या फिर जो important illustrations आती हैं, है ना, उनको भी आप यहाँ पर prepare कर सकते हैं। Illustration का मतलब होता है चित्रण, ठीक है, चित्रण, और यहाँ पर questions। It gives ample scope for checking the outcome of the instructions। और अब आपने जो instructions दे दी हैं आपने, उसके बाद जो outcome निकल के आती है, क्या result निकल के आया, इसको आप check कर सकते हैं आराम से। Lesson plan enables the teacher in planning the teaching process on the basis of class control, motivation, individual differences। यहाँ पे फिर वही आ जाता है, बच्चों की एज क्या है, उनका लेवल क्या है ना, डिसिप्लिन किस तरह से आपको मेंटेन रखना है, सारी चीजें यहाँ पर तय हो जाती हैं। It aids in the development of possibilities of adjustment in the classroom situations, thereby making the teaching more effective। है ना, वही एडजस्टमेंट की बात है यहाँ पर कि लेसन प्लान करते हो तो आपको पता होता है कि भाई किस तरह से क्लास डिसिप्लिन रहेगी, किस तरह की सिचुएशन हम क्लास में क्रिएट करेंगे जिससे क्योस नहीं होगा। तो इस तरह से आप टीचिंग मोर इफेक्टिवली कर सकते हो। देखो, इनके अलावा भी कोई और सिग्निफिकेंस हो सकती है। आपको जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स पर ध्यान देना है। ओके, कई बार ऐसा होगा कि चारों ही पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे, तो आपको ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा बेहतर पॉइंट को चुनना होता है। कई बार क्या होता है ना कि चारों स्टेटमेंट हमारे सामने ऐसी आती हैं कि जिसमें से एक भी गलत हमें लगती नहीं है, लेकिन हमें फिर उनमें से ज्यादा सही को चुनना पड़ता है। तो ये चीज भी याद रखना। नेगेटिव कमेंट आता है तो ऑब्वियसली आप आराम से निकाल दोगे, लेकिन अगर पॉजिटिव की बात है तो ध्यान से समझना है कि ज्यादा चीज क्या होती है ना। लेसन प्लान बहुत ही स्पेसिफिक होता है, यूनिट प्लान से अलग होता है। यूनिट में कई सारे लेसन कवर होते हैं और वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है एक तरह से कि हाँ भी ऊपर ओवरव्यू टाइप होता है, लेकिन लेसन प्लान थोड़ा डीप होता है और मतलब थोड़ा स्पेसिफिक होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। टीचर यहाँ पर बहुत सारी अपनी जान लगा देता है, ये लगा लो लेसन प्लान में। ओके, अब गुड लेसन प्लानिंग कैसी होती है, इसके भी कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं कि गुड लेसन प्लान क्या होगा। ओके, द लेसन प्लान शुड बी इन रिटन फॉर्म एज इट एश्योर्स द टीचर दैट ही और शी हैज गॉन ओवर द लेसन इन ए थोरो एंड ए सिस्टमैटिक मैनर। पहली चीज तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ओरल फॉर्म में क्या लेसन प्लान होगा, आपका लेसन प्लान हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या टीचिंग मटेरियल आप यूज करने वाले हो। और आपको पता है कि हम टीचर्स डायरी साइन कराते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग ही करते हैं। तो सिस्टमैटिक होता है।
गुड लेसन प्लान में जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, अब ये देखो जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य तो होंगे कि बच्चे इसमें पढ़ना सीखेंगे, 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सीखेंगे, है ना, ये तो जनरल हो गया। स्पेसिफिक है तो पर्टिकुलर लेसन या पर्टिकुलर पोएम को पढ़ना रिसाइट करना सीखेंगे, तो वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया जो रिलेटेड टू द चैप्टर हो गया। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक तो हमारे, और एक होते हैं हमारे स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य और विशिष्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, दोनों ही वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि क्लियर ही ना हो आपको। ओके, द लेसन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। देखो फिर एक और पॉइंट आया कि जो बच्चे की पहला का ज्ञान है उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, एंड टीचर शुड फॉर्मुलेट सम लिंक बिटवीन द प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज, ये भी होना चाहिए। द लेसन प्लान शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस, उसमें कुछ स्टेजेस होनी चाहिए कि आप मतलब लेसन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले क्या कराओगे, वाइल द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या कराओगे, आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या करोगे, फिर असेसमेंट कैसे करोगे, तो इस तरह से आपकी स्टेजेस होनी चाहिए। और प्रॉपर स्टेज शुड बी गिवन द सब्जेक्ट मैटर पॉइंट बाय पॉइंट। और अगर लेसन प्लानिंग कर रहे हो, कोई एक्टिविटी भी करा रहे हो, तो ये नहीं कि उस पर खेल खिला दिया, उसमें सब्जेक्ट मैटर को भी इंक्लूड करना है। Besides carefully organizing the subject matter, the nature and activities that are to be introduced in the classroom should be clearly mentioned. लेसन प्लानिंग में आपको एक्टिविटीज को क्लियरली मेंशन लिखना है कि हाँ भाई आज हम जोड़ो ज्ञान की एक्टिविटी करेंगे और इसमें हम ये करेंगे, ठीक है, ये सब आपको मेंशन करना है। तो देख लो, ये पॉइंटर्स पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लिख लो जैसे भी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। ओके, पेडागोजी का पार्ट है ये। अब और देखो, द लेसन प्लान शुड क्लियरली मेंशन द टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन से आप टूल्स यूज करने वाले हो, आप ऑब्जर्वेशन टूल करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, टेक्निक्स आपकी क्या रहेंगी, आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो, है ना, एट द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन द क्लासरूम, है ना, आपने सिर्फ डिस्कशन कराना है, आपने क्विज कराना है, आपने क्या कराना है ना, वो सब आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसमें इट शुड स्पेसिफाई बोथ द असाइनमेंट्स टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज द ब्लैक बोर्ड वर्क ऑफ द टीचर, क्या आप बच्चों को करने के लिए देने वाले हो और टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्या करेगा, क्या करवाएगा वो है। ओके, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। The age of the students as well as the time allotted should be clearly mentioned in the lesson plan. वैसे एज वाला फैक्टर काफी कम यूज होता है, मतलब हो भी सकता है, लेकिन टाइम तो होता है कि एक अगर आपका लेसन है 40 मिनट का है, वो किस उसका है ये बताना आपको। ओके, अब देखो लेसन प्लानिंग में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आप एक कंप्लीट चैप्टर ले रहे हो, उसके 2 या 3 दिन दे रहे हो। एक होता है कि आपका एक स्पेसिफिक लेसन प्लान, यानी कि आज का 40 मिनट का लेसन प्लान, इस तरह से। इट शुड इंक्लूड द इवैल्यूएशन प्रोसेस विद इलस्ट्रेशंस ऑफ वेरियस इवैल्यूएशन एक्सरसाइजेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो भाई। हर एक लेसन प्लानिंग में इवैल्यूएशन प्रोसीजर जरूर होता है कि आपके जो लर्निंग आउटकम्स आने वाले हैं, आपके क्या डिमांड है उनसे, आप इवैल्यूएट कैसे करोगे, आप असेसमेंट कैसे करोगे बच्चों का, ये मेंशन होना चाहिए। At the end of the lesson plan, there must be some scope for criticism where the teacher himself or herself or some of her colleagues can write down the strong as well as weak points of the lesson. Okay? ये टीचर अपना वो कहते हैं रिफ्लेक्टिव चेकअप होता है एक तरह से, कि आपको देखना है वापस जाके कि आपकी कौन कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, किसमें आपको कमियां महसूस हुई, कि आपको डिफिकल्टीज आई, तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। ओके, सो ये था गुड लेसन प्लानिंग के बारे में। सारे पॉइंट्स हैं भाई, इनके मैं फिर से बता देती हूँ कि वही स्टेटमेंट, कुछ बच्चे कहते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराओ, तो यही होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसी में से कुछ भी उठाकर आपके लिए आ सकता है, याद रखना लेसन प्लानिंग में। ओके, अब एक चीज है, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा ना, मैंने इस वीडियो में बना दिया, आपके लिए दे दिया है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ लेसन। अब लेसन भी ना कई तरह के होते हैं, इसमें 3 क्लासिफिकेशन है मेन। एक तो होता है आपका नॉलेज लेसन, एक होता है अप्रिसिएशन, और एक होता है स्किल लेसन। ओके, इनको डिटेल में थोड़ा समझा देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। देखो यहाँ पे 3 तरह के लेसन की मैं बात करूंगी। ऑल ओवर अगर देखें तो हम एक लेसन को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका नॉलेज लेसन, यानी कि ज्ञान पाठ, ज्ञान के ऊपर पाठ, इस तरह से आप हिंदी में बोल सकते हो। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक लेवल होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे की जो मेंटल एक्टिविटी है वो ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए इस तरह की लेसन प्लानिंग में। यहाँ पर आपका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा जो है स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं बच्चा साइंस में उसको फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, इन सबकी बहुत अच्छे से नॉलेज हो, तो बेसिकली जो बच्चे का कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है उस पर यहाँ पर जोर दिया जाता है नॉलेज लेसन्स के अंदर। ओके, और इसमें जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हर चीज में नॉलेज एक्वायर करनी है बच्चे को। तो जब आपका फोकस इस तरह की चीजों पर होता है तो वो आपका नॉलेज लेसन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एप्रिसिएशन पर। तो एप्रिसिएशन बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द अफेक्टिव पार्ट ऑफ द लर्नर्स मेंटल एक्टिविटी, यानी कि अफेक्टिव या फिर आप कह सकते हो भावात्मक मतलब अप्रिशिएट करना चीजों को।
अब एप्रिसिएशन आपको पता है ना, हम जैसे एस्थेटिक इंस्पिरेशन होती है जो हमारी, हम किसी भी चीज में ब्यूटी देख लेते हैं, हम जैसे कि नेचुरल थिंग्स में हमें ब्यूटी नजर आती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है कि बच्चे की हमें जो पावर ऑफ एप्रिसिएशन है वो बढ़ानी है, कि वो इंटरेस्ट ले किसी चीज को पढ़ने में। आर्ट्स है तो आर्ट्स में क्यों उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है कि वो बेसिकली जैसे मान लीजिए उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है, उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, उसका योगा में इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जब इस तरह की एक्टिविटी होती है कि आप उस लेसन में बेसिकली बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कराना चाह रहे हैं, उसकी जो पावर ऑफ एप्रिसिएशन है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये आपका एप्रिसिएशन लेसन होता है। ये बेसिकली आप मान सकते हैं कि आपका आर्ट से, योगा से, म्यूजिक से, इन सब चीजों से रिलेटेड होता है। लास्ट जो है आपका स्किल है वो कोग्निटिव लेसन है। स्किल का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी भी कौशल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में कितने ज्यादा काबिल हैं, वो आपकी स्किल कहलाती है ना। स्किल जो है वो आपको एक्वायर करनी पड़ती है थ्रू प्रैक्टिस और एनी अदर एक्टिविटी के थ्रू, है ना। यहाँ पर आपकी जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो भी एक्टिव, मतलब आपको यहाँ पर नॉलेज तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप किसी टास्क को परफॉर्म करना है, यानी कि आपकी फिजिकल जो चीजें हैं वो भी चाहिए होती हैं। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्किल को सीख रहे हैं, मान लीजिए आपने पेंटिंग सीखनी है, ओके, पेंटिंग सीखनी है तो आपकी फाइन मोटर स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपको कॉग्निटिव, अपनी कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। आप हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, तो ये एक तरह की स्किल्स होती हैं। तो जब हमारा जो लेसन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें बच्चों को स्किल सिखानी है कोई ना कोई, तो वो स्किल लेसन बन जाता है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, पेंटिंग हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, गार्डनिंग होगी, या फिर कोई और भी चीजें आप ले सकते हो जिसमें स्किल की जरूरत होती है। तो दीज आर स्किल लेसन्स। अगर इन पर कोई क्वेश्चन आए छोड़ना मत। ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ लेसन। नाउ कम्स टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग। अब देखो मैंने यहाँ पर बेसिकली 3 अप्रोच आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपको कोई पूछे कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो ये ब्लूम वाला चैप्टर मैंने करवा रखा है, आपको 2 बार करवाया है। इवन आप जाकर देख लेना, पेडागोजी और केवीएस एक्सपर्ट सीरीज दोनों में ये कराया हुआ है, तो उसको मैं नहीं करूंगी यहाँ पे, है। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो भी एक डिफरेंट है, लेकिन उसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो लेसन प्लानिंग के अप्रोचेज हैं। जैसे कि यहाँ पर हर्बर्ट का नाम दिया हुआ है, ये केवीएस में क्वेश्चन आया था, केवीएस टीजीटी वालों के लिए, इनकी लेसन प्लानिंग के ऊपर। अभी ये डिटेल में नहीं कराऊंगी, डिटेल में इसको मैं केवीएस एक्सपर्ट सीरीज में कराऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि डीएसएसबी वालों का एग्जाम है तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ। अगर आपके सामने इनका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ना, इसलिए बेसिकली अगर आ रही हूँ मैं आपको। अब देखो लेसन प्लानिंग के ऊपर इनका वर्क जो है हर्बर्ट का, इनका पूरा नाम था जेएफ हर्बर्ट, ठीक है, ये जान लो, जेएफ हर्बर्ट थे। तो इन्होंने बेसिकली लेसन प्लानिंग पर बहुत काम किया है, और उन्होंने पहले जो है एक ओरिजिनल इन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे इसके, कि लेसन प्लानिंग में 4 स्टेप्स होते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी मॉडिफाइड हुई और उसके बाद इन्होंने 5 स्टेप्स का बता दिया कि भाई 5 स्टेप्स होंगे। 4 स्टेप्स को भूल जाओ, अभी हमारा काम है इन 5 स्टेप्स को पढ़ना, ओके। पहली बार पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ना, और जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है ओके है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे, मैं एक्सप्लेन करूंगी, मैंने यहाँ पे ज्यादा नोट्स नहीं बनाए आप लोगों के लिए, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। सबसे पहले बात करेंगे, इन्होंने 5 स्टेप दिए हैं। पहला है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, दूसरा है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, तीसरा है एसोसिएशन एंड कंपैरिजन यानी कि साहचर्य और तुलना करना, डी है जनरलाइजेशन, और लास्ट है इनका एप्लीकेशन, ओके। एक सीक्वेंस है इस चीज का, इसमें कई बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना इस चीज को भी कि सीक्वेंस यही रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन की यानी कि तैयारी की। हम सभी को पता है कि भाई कोई भी चीज हम करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रिपरेशन करते हैं, तो सेम वही है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें ये प्रीलिमिनरी स्टेज है, ऐसे प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है ना आप लोगों का, ऐसे वो वाली स्टेज है जहां पर बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ पर टीचर बेसिकली ये सोचता है कि भाई पहली चीज तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसके पास कौन सी क्लास है, उसके बच्चे कैसे हैं, वो प्रिपरेशन उसी हिसाब से करेगा, ठीक है। जिस तरह के बच्चे होंगे, जिस तरह की क्लास होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करेगा। तो टीचर को यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, किसकी, अपने बच्चों की होनी चाहिए, अपनी क्लास की होनी चाहिए। उसको बच्चे के माइंड सेट का पता होना चाहिए इस प्रिपरेशन फेज में, कि हाँ भाई मेरे बच्चों का माइंड सेट ये है, और मेरे कुछ बच्चे स्लो लर्नर हैं, कुछ ऐसे हैं, तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब होना चाहिए, ओके। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली चीज कि बच्चों की क्यूरोसिटी जो है वो जगनी चाहिए, जो भी आप लेसन प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है, यहाँ पर हम न्यू नॉलेज ऐड नहीं करते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का ही वो करते हैं। यहाँ पर बहुत ही थोड़ा टाइम देना हमें प्रिपरेशन को, और इट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, यानी कि आप ये ना कहें कि आप प्रिपरेशन में ही आप बहुत ज्यादा टाइम निकाल रहे हैं लेसन प्लानिंग की प्रिपरेशन में, उसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं करना है। यहाँ पर फटाफट से आपको प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है बच्चे की, और उसके बाद आपको मतलब लेवल के अकॉर्डिंग आप उनसे जो बातें करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
देखो यहाँ पर जो है एक तरह से प्रिपरेशन होती है किस चीज के लिए, कि बच्चे उस लेसन को पढ़ने के लिए भी तैयार है। ओके, जब भी आप क्लास में जाते हो, मान लो कोई आपको टॉपिक सिखाना, मान लो आपने रेन हार्वेस्टिंग सिखाना है, आप है ना, आप जाते थोड़ी कहोगे आज हम रेन हार्वेस्टिंग सीखेंगे, आप थोड़ा बच्चों से बातें करेंगे, वो क्या जानते हैं रेन हार्वेस्टिंग के बारे में, मतलब प्रीवियस नॉलेज की यहाँ पर बातें होंगी, यहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी नॉलेज को इम्पोज नहीं करोगे। तो ये प्रिपरेटरी स्टेज होती है इस लेसन प्लानिंग की। ओके, ये मतलब क्लास में जाने के बाद की बात कर रही हूँ मैं। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो एक्चुअल डेवलपमेंट होती है लेसन प्लान की वो यहाँ से होती है, प्रेजेंटेशन से। ठीक है, जैसे ही बच्चे मतलब टीचर ने इंट्रोड्यूस कर दिया या फिर टीचर ने इस प्रिपरेशन टाइम पे बच्चों को फेमिलियर कर दिया उस टॉपिक से या उस चीज से, और उनकी भी जो नॉलेज है वो चेक कर ली। अब यहाँ पर टीचर को प्रेजेंटेशन में क्या करना है कि नई नॉलेज जो टीचर शेयर करना चाहता है वो यहाँ पे उसको प्रेजेंट करेगा, क्योंकि प्रिपरेटरी स्टेज पे तो उसने क्या किया था कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करी थी, उनको फेमिलियर किया था थोड़ा टॉपिक के साथ, लेकिन प्रेजेंटेशन में वो क्या करेंगे कि यहाँ पर वो धीरे धीरे अपने लेसन के साथ बढ़ेंगे, जो टीचर ने प्रिपेयर किया है उस लेसन के बारे में, जो नई नॉलेज वो बच्चों को देना चाहता है उसके थ्रू वो यहाँ पे आगे बढ़ेगा। ओके, अब प्रेजेंटेशन में और भी चीजें होती है, यहाँ पर टीचर क्या करे, यहाँ पर वो डिस्कशन कराएगा, क्वेश्चन आंसर करेगा या फिर कोई एक्टिविटी कराएगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस एक्टिविटी के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू वो कोई चीज नई नॉलेज प्रेजेंट करना चाहता है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन, जहां पर एक्चुअल प्रेजेंटेशन होती है जो टीचर का लेसन प्लान होता है। अब बात आती है एसोसिएशन कंपैरिजन की, साहचर्य या तुलना की। मैंने कहा यहाँ पे जो है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज गई थी, यहाँ पे न्यू नॉलेज टीचर ने उनको दी है, तो प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर बनेगी, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। यहाँ पर टीचर का फोकस रहेगा कि वो बच्चों को ये समझाए कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है और आपकी जो न्यू नॉलेज आपको मिली है, आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है या फिर ये कनेक्टेड हैं, उनको ये बताना है बच्चों को, और बच्चों को कहना है कि वो कंपेयर करे कि वो क्या जानते थे, क्या उन्होंने नया सीखा, और दोनों को कंपैरिजन करे, उनको एसोसिएट करे, सिर्फ कंपैरिजन ना करे बल्कि उनके बीच एक लिंक बनाए। तो ये भी टीचर का काम है कि वो बच्चों को इस तरफ मोड़ेगा, मतलब इस तरह की चीज उनको सिखाएगा। ओके, यहाँ पर जबरदस्ती की बात नहीं है, यहाँ पर ये है कि बेसिकली आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से इस न्यू नॉलेज को चेक करें, है ना, वो देखें कि इसमें क्या हमने नई चीजें सीखी हैं, है ना, क्या चीजें हमें पहले से पता थी। इस तरह के एसोसिएशन और कंपैरिजन यहाँ पर होंगे। अब डी स्टेप आता है सामान्यीकरण या फिर आप कह सकते हैं जनरलाइजेशन। अब हर्बर्ट ये कहते हैं कि आपने प्रीवियस नॉलेज जो थी आपने चेक कर ली, आपने प्रेजेंट नॉलेज जो भी न्यू नॉलेज उनको दे दी, बच्चों ने कंपेयर कर लिया, दोनों को एसोसिएट कर लिया, अब बच्चे एक जनरल फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। हाँ भाई, ये हमने सीखा, ये हमें आता था और ये एक जनरल रूल निकल कर आ गया है, कोई नया फॉर्मूला, कोई नया प्रिंसिपल, कोई नई थ्योरी उन्होंने सीख लिया, कोई नया आइडिया उन्होंने बेसिकली सीख लिया है ना। इट कम्स टू फॉर्म अ जनरल आइडिया, जो भी डिफरेंट आइडियाज, फॉर्मूलाज, जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने पहले सीखे हैं या जो अभी उन्होंने सीखा है, एक जनरल आइडिया उन्होंने ले लिया है। सिर्फ साइंस की बात नहीं करेंगे, लैंग्वेज में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो यहाँ पे आप जनरलाइजेशन करेंगे, आप बेसिकली सिचुएशंस पर अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे। ये सामान्यकरण, सॉरी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एप्लीकेशन में होगा, मतलब यहाँ पे आप सामान्य एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे, जनरल सिद्धांत यहाँ पर आप निकाल लेंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक जनरलाइजेशन यहाँ पर आप कर लेंगे। ओके, जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने एक सिचुएशन में कोई चीज सीखी, तो अगर सेम सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप उस सिचुएशन में उसी चीज को अप्लाई कर पाएंगे, मतलब उसी चीज को दोबारा से रिपीट कर पाएंगे, तो वो जनरलाइजेशन हो जाता है। ओके, तो ये हो गया सामान्यीकरण कि आप सामान्यीकरण कर लेंगे उस चीज का। अब लास्ट में आता है हमारे पास एप्लीकेशन ना। एप्लीकेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नॉलेज आपने अब तक सीखी है उसको टेस्ट करने की बारी आती है कि आप उसका प्रयोग करेंगे एक्चुअल अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में या फिर आपके सामने। मान लीजिए आपने इस जनरलाइजेशन प्रोसेस तक आपने एक जनरल फॉर्मूला सीख लिया, मान लो a+b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीख लिया आपने। पहले टीचर ने आपको ऐसे बताया कि 10+2 और 10+2 ऐसे करके जो भी है उसने सिखाया कि 10+2 का होल स्क्वायर क्या होगा या 12 का, जो भी उसने टीचर ने सिखाया है। बच्चों को पहले से 12 को तोड़ना आता था, 10+2 में करना आता था, है ना। प्रेजेंटेशन में टीचर ने उनको नया फॉर्मूला वो किया। एसोसिएशन में दोनों ने नई दोनों चीजों को कंपेयर किया और उनको एसोसिएट किया। जनरलाइजेशन में बच्चों ने एक फॉर्मूला इवॉल्व कर लिया कि जी भी बिल्कुल ठीक है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस होता है ना। एप्लीकेशन में अब टीचर कहेगी चलो ठीक है, अब तुमने फॉर्मूला भी सीख लिया, अब तुम्हें प्रयोग करना है उस चीज का। तो आप क्या करोगे, टीचर यहाँ पे उनको क्वेश्चंस दे देगी कि ये क्वेश्चन सोल्व करो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन बेसिकली, कि आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई कर लिया है, उसको यूज कर लिया है कुछ काम करने के लिए, तो वो हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ऐसे राइटिंग होगी, मैथ्स मान लो आपने ऐसे राइटिंग ही सीखी है ना, तो अब आपको एक ऐसे का टॉपिक ही दे दिया टीचर ने, चलो अब ऐसे लिख के दिखाओ, तो ये एप्लीकेशन हो जाती है ना। जनरल अगर मैं कहूँ कि ऐसे राइटिंग में जनरलाइजेशन क्या होगा
कि भाई एक जनरल आइडिया आपको मिल गया कि पहले ऐसे राइटिंग में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर मेन पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, फिर कंक्लूड करना पड़ता है। ये तो जनरल आइडिया हो गया, सामान्यीकरण कर लिया आपने। एप्लीकेशन का मतलब है जब आपको लिखने को मिला, एक्चुअल आपने उस चीज को लिखा, वो अप्लाई किया, तो वो हो जाता है एप्लीकेशन। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर बिल्कुल भी। ओके, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। वैसे इसके बाद एक और चीज हो सकती है, वो है रिकैपिचुलेशन, यानी कि पुनरावृत्ति कह सकते हैं आप। एक बार क्विकली आप रिवाइज कर लें कि आपने एंटायर कोर्स में क्या क्या चीजें की है, क्या क्या नहीं की है। देखो, इन्होंने सिस्टमैटिक एक वो तो दे दिया, लेकिन फिर भी इनकी जो लेसन प्लानिंग अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों को बिल्कुल पैसिव बना दिया गया है। यहाँ पर टीचर का रोल ज्यादा है, टीचर ही सब कुछ करवाती है, हालांकि प्रीवियस नॉलेज उनको कनेक्ट कराती है, लेकिन यहाँ पर इनके जो मेथड्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वो ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि हर्बर्ट ने ज्यादा ही यहाँ पर टीचर पर फोकस कर दिया है और बच्चों पर कम फोकस किया है। यहाँ पर बेसिकली वही उनको रूल अप्लाई करो, जनरलाइज करो, फिर अप्लाई करो, वो वाली चीज कर दी है। तो इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ऑब्वियसली जब भी हम कोई नई चीज लेकर आते हैं तो क्रिटिसिज्म तो उसके साथ साथ उठता ही है। ओके, तो ये हर्बर्ट की अप्रोच थी, 5 स्टेप्स अप्रोच। अब हम देखते हैं यूनिट अप्रोच ऑफ मॉरिसन। तो मॉरिसन नाम के एक और साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो या फिर आपके एजुकेशनिस्ट कह सकते हो, इन्होंने एक यूनिट अप्रोच दी थी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि एक बार आप देख लो क्योंकि आ सकती है। तो इन्होंने यूनिट प्लानिंग और ट्रांजैक्शन की बात करी है, बेसिकली इकाई योजना की बात करते हैं, है ना। ये लेसन प्लानिंग से ज्यादा इकाई योजना पर बात करते हैं और इनका जो प्लान है वो साइक्लिक है, यानी कि ऐसे सर्कल में चलेगा। ओके, और इन्होंने भी 5 स्टेप दिए हैं अपने। सबसे पहले मान लीजिए एक्सप्लोरेशन आ गया, फिर प्रेजेंटेशन आ गया, फिर एसिमिलेशन आ गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन आ गया और फिर आ गया रेसिटेशन। वही है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये करना, पहले हम एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, उसके बाद हम प्रेजेंट करेंगे वही क्लास में टीचर, फिर एसिमुलेट करेंगे, मिलवाएंगे पहली पुरानी सारी चीजों को, फिर उनको ऑर्गेनाइज कर देंगे और उसके बाद उसका रेसिटेशन कर देंगे। तो ये एक मॉरिसन की अप्रोच है अबाउट यूनिट अप्रोच। यूनिट अप्रोच है, एक तरह की लेसन अप्रोच तो नहीं कहेंगे इसको, एक तरह की यूनिट अप्रोच है ये। ओके, सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम जान लो। अगर बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है इसमें से तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ग्लोवर्स अप्रोच। ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि ये 3-4 नाम थे जो थोड़े नए नए थे, तो मुझे लगा डीएसएसबी का कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी नई चीज आ सकती है। तो ग्लोवर अप्रोच है एक लेसन प्लानिंग के बारे में। ये बेसिकली हर्बर्ट ने जो अप्रोच दी थी उसको थोड़ा सा उसका क्रिटिसिज्म करते हुए इनकी अप्रोच निकल कर आई थी। तो ग्लोवर ने ये कहा था कि भाई मेरे अप्रोच जो है उसके अंदर, मतलब ये माना जाता है कि इनकी अप्रोच के अंदर बच्चों का ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जबकि हर्बर्ट की अप्रोच में टीचर का ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था, है ना। वहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो बेसिकली दर्शक की तरह थे, लेकिन यहाँ पर जो है जो ग्लोवर की अप्रोच है उसमें बच्चे जो है ज्यादा एक्टिव हैं, ये बोला जाता है ना। अब कितना सच्चाई है कितना नहीं उस टाइम में जाके पता चलता, पर जो भी है हम पढ़ के थोड़ा सा पता कर सकते हैं इसके बारे में। इनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। इन्होंने बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को अपनाया है, जहाँ पे बेसिकली ज्यादा भार हमने बच्चों पर डाल दिया। ठीक है, भार नहीं कहूंगी, मतलब एक्टिव लर्निंग। इन्होंने अपने अप्रोच को टोटल 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। पहला है क्वेश्चंस, दूसरा है डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन एंड देन पीपल एक्टिविटी या फिर आप एक्सप्रेशन यहाँ पर कह सकते हो। इन्होंने कहा कि जब भी आप अपनी लेसन प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे स्किलफुल क्वेश्चंस बच्चों से पूछने चाहिए, जो बच्चे का माइंड जो है वो स्टिमुलेट करे, बेसिकली बच्चों को सोचने पर मजबूर करे। इस तरह के आपको स्किलफुल क्वेश्चंस बच्चों को करने हैं कि हाँ भाई बच्चों का ध्यान जाए एक्टिविटी के अंदर, लेसन के अंदर जो भी है। तो आपको सबसे पहले स्टेप में तो इतने सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन पूछने हैं। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिए, अब क्वेश्चन पूछेंगे तो मान लीजिए 40 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चे में से 40 रिस्पॉन्स ना आकर मान लीजिए 30 आएंगे, 35 आएंगे, तो रिस्पॉन्सेज आपको निकालने हैं। बहुत सारा डिस्कशन होगा, विचार विमर्श होगा, हर बच्चे को बोलने का मौका मिलेगा, है ना। और टीचर यहाँ पर क्या करेगी, हेल्प करेगी। बेसिकली वो स्टूडेंट्स को या तो डिवाइड कर सकती है, 3-3 का ग्रुप बना दिया, 5-5 का ग्रुप बना दिया, हर एक ग्रुप से उन क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। अब टीचर को यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि बच्चे अपने टॉपिक से भटके ना, लेकिन बच्चों को पूरी फुल फ्रीडम देनी है कि वो भाई जो भी चाहते हैं वो बोल पाए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, है ना। उनके एक्सप्रेशन जो है पूरे आने चाहिए। तो डिस्कशन में ये विचार विमर्श होगा और जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, जो भी निकल कर आएंगे, वो टीचर ब्लैक बोर्ड पर या कहीं भी लिख लेगी, अपने में ब्लैक बोर्ड पर ही लिख लेगी बेसिकली। हाँ भाई इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे और ये मेन पॉइंट्स निकल कर आए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जो टीचर ने मेन पॉइंट लिखे सब ग्रुप्स के उस पर, अब उन सबको टीचर जो है बांट देगी, या तो इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में या फिर जो भी है। इंडिविजुअल असाइनमेंट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में बच्चों को मेन पॉइंट्स दिए जाएंगे और उनसे पूरी डिस्कशन किया जाएगा बेसिकली इंडिविजुअल ग्रुप्स में, इंडिविजुअल ग्रुप्स में। मान लीजिए अगर वो ग्रुप में दे रही है, मान लीजिए उसने 3 दिन का ग्रुप दे दिया और 3 के ग्रुप में जो मेन पॉइंट्स है टीचर ने बच्चों को पकड़ा दिए कि अब इन मेन पॉइंट्स में से सबसे आपको बेहतर या जो भी है, जो भी इस चीज की नॉलेज है वो क्रिएट करनी है आपको कि हाँ इन चीजों से आपने क्या समझा है जो भी है।
ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगे बेसिकली बच्चे। यहाँ पर टीचर को हेल्प तब करनी है जब बच्चों को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए बच्चों ने मेन पॉइंट्स के बेसिस पर कुछ निकाला है लेकिन उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी पड़ रही है तो वो टीचर से यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ साथ बच्चे रिटर्न वर्क भी कर लेंगे अपना, साथ साथ जो भी वो रिटर्न वर्क कर रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटी उनको करनी है वो साथ साथ करते जाएंगे। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, जहाँ पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है, छात्र गतिविधि, यहाँ पर टीचर जो है सब बच्चों के जो वर्क है उसको एक तरह से कंक्लूड करेगी, है ना। ओरल वर्क हो सकता है, रिटन वर्क हो सकता है बच्चे का, बच्चे कुछ ड्राइंग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तो उनको कलेक्ट करेगी या फिर उनको कंक्लूड करेगी एक तरह से। इसको भी उन्होंने कहा था कि हम 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला उन्होंने बताया था पैसिव, दूसरा उन्होंने बताया था एक्टिव यानी कि सक्रिय, उसके बाद आर्टिस्टिक था थोड़ा सा, और उसके बाद था ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, पैसिव में क्या होता है, पैसिव में बेसिकली ये होता है कि ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, लिसनिंग ये सब होती है। एक्टिविटी जो एक्टिव एक्टिविटीज होती है उसमें बेसिकली आपका हैंडवर्क आ सकता है, क्राफ्ट वर्क आ सकता है, टेक्सटाइल है, जो भी है, मतलब जो थोड़े से पैसिव होंगे वो क्या करेंगे, वो बेसिकली लिसन करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। जो थोड़ा एक्टिवली वो करेंगे उसमें वो हैंडलूम वगैरह या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट से शो करेंगे कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है लेसन प्लानिंग मॉडल, लेकिन स्टिल उन्होंने इस तरह की बातें करी थी। आर्टिस्टिक एक्टिविटी में हो सकती है म्यूजिक, डांस, योगा जो भी हो गई, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स। तो इस तरह से उन्होंने, मतलब इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, तो बेसिकली ये थे 4 स्टेप। जरूर याद रखना कि 4 स्टेप से पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर डिस्कशन होगा, कुछ मेन पॉइंट्स लिखे जाएंगे, फिर वही मेन पॉइंट जो है इन्वेस्टिगेट करे जाएंगे बाय द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर। उसके बाद बच्चे का जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बच्चों ने अपना काम किया है वो आपका निकल कर आएगा, वो एक्सप्रेशन होगा जिसको टीचर जो है वो कंक्लूड करेगी। तो ये बेसिकली था। तो आपने एक चीज यहाँ पर देखी कि यहाँ पर बच्चों का जो है बहुत ही प्रोएक्टिव रोल है। यहाँ पर टीचर यहाँ पर बस एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। जो हमारी जो पहले फिलोसफी थी डीवी की और रूसो की, उस तरह की कुछ लग रही है कि बच्चों को फुल फ्रीडम यहाँ पर दी गई है। तो ये है ग्लोबस की अप्रोच। ओके, अब लास्ट आई थिंक हो गया है, यस। तो आज के जो लेसन प्लान था, लेसन प्लानिंग के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट अप्रोचेस थी वो मैंने आपको बता दी है। इनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अपने नोट्स जो भी मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग बना लेना, और अगर ग्लोवर, हर्बर्ट या फिर कोई और अप्रोच, मॉरिसन की अप्रोच आती है तो क्वेश्चन मत छोड़ के आना, और इवन लेसन प्लानिंग का भी कोई क्वेश्चन आप मत छोड़ना। ओके, कुछ भी रह जाएगा इधर उधर से, जो छूट जाएगा, मुझे कुछ मिलेगा तो मैं और वीडियोस, देखो वीडियोस तो मैं दूंगी आपको, वही टॉपिक सेलेक्ट कर रही हूँ कि कुछ एक तो होते हैं, कुछ बिल्कुल आम टॉपिक होते हैं जो मैंने बहुत बार, जैसे पियाजे, वेगोत्स्की, हालांकि इनकी भी एक क्लास लेने की सोच रही हूँ, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको आई थिंक बहुत टाइम से आप कर रहे हैं तो आपको आती होंगी। तो मैं कोशिश अभी फिलहाल पहले स्टार्टिंग में वो टॉपिक्स उठा रही हूँ जो मे भी आप लोगों का थोड़ा बहुत छूट गया हो कहीं ना कहीं पर। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर भी कर दिया करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, या कहीं भी शेयर कर दिया करो ना, चैनल को भी, की ग्रोथ आप लोगों को करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।